हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना असमत और आज है 20 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बट ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगी जहाँ से हम ये वीडियोज़ कंपाइल करते हैं और सारा न्यूज़ इकट्ठे लेकर के आते हैं। ओके तो इसके लिए हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ एंड पीआईबी, ये सारे सोर्सेस को देखते हैं। एंड इन सोर्सेस से ऐसा नहीं है कि हर दिन सारा न्यूज़ मैं सपोज़ द हिंदू से ही लेकर के आती हूँ या फिर लाइव मिंट से भी लेकर के आती हूँ। अगर सपोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ एक अच्छा न्यूज़ है और वो न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है, या फिर एक दो चीज़ जो इंडियन एक्सप्रेस में है, तो इन दोनों को मिला करके हम ये पीपीटी डिज़ाइन करते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देखते होंगे कि ये जो हम इन्फॉर्मेशन ले करके आते हैं वो कुछ वेबसाइट्स हम फॉलो करते हैं, जिसमें सिविल्स डेली करके यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन के लिए है। फिर आपका दृष्टि का न्यूज़ एनालिसिस होता है वहाँ से। 9 PM डेली ब्रीफ फोरम आईएएस का होता है वहाँ से। फिर आपका आईएएस बाबा का डेली करंट अफेयर्स है। बायजूस का कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस होता है। पीआईबी जो हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ओके, विजन का होता है, इनसाइट्स का होता है, गोल्ड टाइड आईएएस एकेडमी एंड वाजीराम एंड रवि। तो ये लोग जो है ना, ये लोग भी स्पेसिफिकली जैसे हम लोग कंपाइल करते हैं ना न्यूज़ एनालिसिस को, जैसे दृष्टि ने अपना न्यूज़ एनालिसिस को कंपाइल किया, तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं और फिर इसमें ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कॉमन वाला है। ओके, कॉमन वाला है क्योंकि देखो मेजॉरिटी जो चीज़ बोलती है वो ऐसा होता है ना कि 80% ऑफ द टाइम अगर मेजॉरिटी को लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, तो उस न्यूज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। फिर कुछ एक ऐसा न्यूज़ जो हमें लग रहा है कि ओके ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम ले लें। तो इंस्टेड ऑफ इतना सारा फॉलो करने के लिए, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी है आपका, तो इतने सारे को फॉलो करने से बेटर है कि बार बार आप एक ही चीज़ को देखें। तो हम ये वाला प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसी का जिस्ट बना देते हैं। ओके, यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पिक करते हैं कि ओके कोई न्यूज़ अगर सपोज गुरु नानक से रिलेटेड है, ओके, गुरु नानक जयंती था तो गुरु पर्व, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो हम चेक करेंगे इसमें कि इन लोगों ने उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ को डिस्कस किया है। ओके, तो उसी से फिर कंक्लूड करके एक जिस्ट बना लेते हैं। लेकिन न्यूज़ निकालते हम यहाँ से, जैसे कि टॉपिक अगर कुछ निकालना हुआ, सपोज इंडिया हाईएस्ट बन गया है रेमिटांसेस के लिए, ठीक है, तो वो पहले हम उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। सपोज वो न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस के लिए हो गया, बट उसका कंटेंट के लिए हम फिर यहाँ पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि इन लोगों ने क्या बोला है उस न्यूज़ के बारे में। तो ऐसे हम इन वीडियोज़ को कंपाइल करते हैं। आप इन वीडियोस को रेगुलर फॉलो करो दोस्तों, मैं आपको 90-95% गारंटी करके बोलती हूँ कि आप जो है करंट अफेयर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे। लेकिन देखो इस चीज़ को भी कवर करने के लिए ना आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रैटेजी यही होगी कि करंट अफेयर्स को ना लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी एक डिफरेंट सब्जेक्ट बना करके चलते, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपको न्यूज़पेपर डेली करना है, डेली। तो सपोज़ आपका 4 वीक्स होता है, 4 वीक्स में आप सपोज 30 या 31 डेज होता है, तो 30 डेज ले लो, जिसमें से 4 दिन तो आपका पेपर नहीं आएगा, 2-3 दिन आपका ऐसा होगा जब आप नहीं करोगे, तो आप इसमें से 7 डेज 8 डेज को माइनस कर लो। लेकिन 22 डेज आपका हर मंथ में ऐसा होना चाहिए कि आपको 30 मिनट्स ये एनालिसिस के लिए एंड 30 मिनट्स न्यूज़पेपर को ग्लांस करने के लिए, मतलब 1 आवर का टाइम तो आपको देना ही देना है पेपर में। ओके, ये जो हम एनालिसिस बनाते हैं ये कभी 20 मिनट्स का होता है, कभी 30 मिनट्स का होता है, तो वो आप देखें बिल्कुल 100%। और 30 मिनट्स ना आप न्यूज़पेपर को थोड़ा ग्लांस भी करोगे, तो ग्लांस करोगे ना आप न्यूज़पेपर को, तो कुछ कुछ आइडिया आपको आएगा। कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लो, द हिंदू उठा लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस को उठा लो, तो इससे क्या होगा कि सपोज आपने 22 डेज डेली आपने 6 टॉपिक्स कवर किया है। ओके, 6 टॉपिक कवर किया है, तो सपोज आप 20 डेज को कर रहे हो 6 डेज, ठीक है, तो आपका अप्रॉक्स देखो कितना टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना, अप्रॉक्स आपका कितना टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको मंथली क्या करना है, आपको मंथली कोई भी एक जो पीडीएफ होता है आपका न्यूज़पेपर मैगज़ीन का कोई भी एक पीडीएफ होता है,
PDF उठा लो आप मैगज़ीन का, उसको रीड करो। तो जब आप हर मंथ में आपको एक दिन का टाइम रखना है, 1 डे का टाइम रखना है उस मैगज़ीन को पढ़ने के लिए। तो देखो वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स है ना, उनका मैगज़ीन का पेजेस वैरी करता है 40 पेज टू 200 पेज, क्योंकि जो आपका जैसे कि अगर आप वाजीराम वाला देख ले या फिर विजन वाला देख ले तो ये 200 पेज तक भी जाता है, और जैसे आप सूनिया IAS को देख ले तो वो 40 पेज का बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई एक मैगज़ीन को चूज़ करिए और आप महीने में एक दिन का टाइम रखिए कि आप उस मैगज़ीन को कवर करेंगे। तो ये आपका मंथली हो गया। सबसे पहले आपको डेली करना है और फिर ये मंथली हो गया। उसके बाद आप एग्ज़ाम के 3 महीने पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि 24 मंथ्स तक का आपको अप्रॉक्सीमेटली न्यूज़ एनालिसिस करना होता है, ठीक है, 24 मंथ्स का। तो सपोज़ चलो आपने किया है 16 टू 18 मंथ्स का, तो 16 टू 18 मंथ्स अगर है आपका, तो एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले आप इस चीज़ को रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। ओके तो मेक श्योर कि आपने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है एक मंथ में, आपका जितना भी मंथ का मैगज़ीन है, सपोज़ आपके पास 18 मैगज़ीन्स है तो आप उस चीज़ को कवर कर ले। उसके बाद ये सेम चीज़ आप करेंगे एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले, 15 डेज़ पहले। इससे क्या होगा ना कि बहुत लास्ट मोमेंट में ना आपके सर में हेडेक नहीं रहेगा कि आपको इतना सारा चीज़ कवर करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीज़ों को कवर किया हुआ है। आपने चीज़ों को डेली पढ़ा है, आपने चीज़ों को मंथली पढ़ा है, आपने एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले उसको एक बार पढ़ लिया और एक बार 15 या 20 डेज़ पहले आपने उस चीज़ को देख लिया है। तो ये चीज़ आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपका 5 to 10 क्वेश्चंस भी, जैसे अभी तो UPSC थोड़ा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कम कर दिए ना, तो 5 to 10 क्वेश्चंस भी आएगा ना तो आप 6-7 तो मतलब पक्का अटेंड कर ही लेंगे इस चीज़ को फॉलो करके। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। ओके, आई होप सो ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे ये पूछने के लिए कि कैसे हम लोग ये चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे हम न्यूज़पेपर को ईजी बना लें, न्यूज़पेपर के जो प्रोसेस है उसकी रीडिंग को ईजी बना ले। तो आप ये मेथड को फॉलो करें। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, 20 to 22 डेज़ आपका मंथली, आपको बिल्कुल भी 1 घंटा तो देना ही है न्यूज़ में। ओके, 30 मिनट्स आप न्यूज़ को ग्लांस करेंगे, 30 मिनट्स का आप ये जो प्रीलिम्स पॉइंटर्स एनालिसिस होता है वो चीज़ को देख लो, ठीक है। उसके बाद मंथ में एक बार आप अपना मैगज़ीन को चूज़ कर लो, उस मैगज़ीन को 1 डे का टाइम रख करके आप फिनिश करो हर मंथ में। फिर एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले आपने जितना भी मैगज़ीन कवर किया है, ओके, 16 to 20 जितना भी मैगज़ीन कवर किया है उस मैगज़ीन को वापस से आप पढ़ें। अब क्या होगा ना, ये आपका 3rd टाइम है तो आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप 4th ये करेंगे 15 to 20 डेज़ एग्ज़ाम से पहले, तो आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। चलो फिर आज का हमारा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुरु नानक जयंती था, तो आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर गोल्डन टेम्पल अमृतसर की ये पिक्चर है। तो गुरु नानक के बारे में ना हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पहले, जो कि आप हमारे चैनल में जा कर के पर्सनालिटीज़ का जो प्लेलिस्ट है, पर्सनालिटीज़ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुरु नानक का वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके वो देख सकते हैं। ओके, तो चलो पहला जो न्यूज़ है वो अमेज़न डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। अभी जो अमेज़न डिफॉरेस्टेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है 15 ईयर्स में और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गई है अमेज़ॉन की। देखो ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, है ना, कितना बंजर हो गया। बस देखो इतने में ही सिकुड़ के सीमित रह गया अमेज़ॉन, है ना। तो अभी सबसे पहले कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट क्या है हम ये जानेंगे। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एरिया में बिलोंग करता है। ट्रॉपिकल अगर आपको पता होगा ना, ये हमारा अगर ये वर्ल्ड है तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसके बीच में जो एरिया होता है ना, इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट हो गया ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि जो आपका साउथ अमेरिका है ना फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका आपका यहाँ पे लाई करता है। ओके, तो ये वाला जो आप ये मैप में देख रहे हो ना, तो देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे से आपका थोड़ा सा यहाँ से नीचे से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे अमेज़ॉन आती है, इसलिए इसको
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमेज़न रिवर बहती है, ठीक है, और अमेज़न रिवर की ट्रिब्यूटरी बहती है, और ये कहाँ है, साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट में है। आप देख रहे हैं ना, ये साउथ अमेरिका है, तो ये तो नदर्न पार्ट हुआ ना साउथ अमेरिका का, तो ये बात है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि ग्रो करती है विद इन 28 डिग्रीज नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर। ये डिग्रीज का आइडिया तो आपको ऐसे आराम से लग ही गया होगा, क्योंकि ये अगर 0 डिग्री है और आपका ये 23.5 होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये अमेज़न फॉरेस्ट थोड़ा सा तो यहाँ तक एक्सटेंड करती है ना, तो 28 डिग्री तक ये चीज़ जाती है। और ये बहुत वेट प्लेस है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल एरिया में आपकी रेनफॉल होती है, फिर ये ट्रॉपिकल एरिया में रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सन, सपोज ये सन है, तो यहाँ पे जो सन का आइसोलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, तो रेन इवापोरेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा, इसको देखिए, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी यूनिफॉर्म रहती है 20 डिग्री टू 35 डिग्री में। इस टाइप की फॉरेस्ट ना, आपकी जो रेन फॉरेस्ट जो है ये एशिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको में, ठीक है। तो देखो, ये तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में होगी क्या ऐसी फॉरेस्ट। हाँ, नॉर्थ अमेरिका में होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कहाँ हो गया आपका, नॉर्थ अमेरिका तो ऊपर हो गया आपका, क्योंकि देखो यहाँ से तो अमेरिका स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आपका आता है ट्रॉपिकल में, बाकी तो पूरा टेम्परेट रीजन है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आपका रेन फॉरेस्ट नहीं होता है। अमेज़न फॉरेस्ट कवर करता है 80% ऑफ द अमेज़न बेसिन को, और यहाँ पे they are home to nearly a fifth of world's land species, और home है to about 30 million people including indigenous groups, several isolated tribes। बहुत सारे different tribes यहाँ पे रहते हैं, different customs को follow करते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज़ है ना अमेज़न बेसिन का, ये बहुत बड़ा साइज़ है, नियरली द ट्वाइस द साइज़ ऑफ इंडिया, ओके। और ये बेसिन प्रोड्यूस करता है अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, ठीक है। आपको साउथ अमेरिका में गियाना हाईलैंड्स पता होगा, ठीक है, एंडीज माउंटेन है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ है, ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेटियो है यहाँ पे, और फिर अटलांटिक ओशन है। तो ये बताया है कि कैसे ये घिरा हुआ है हर एक लोकेशन से। एंडीज़, इधर आपका एंडीज़ हो गया है ना, फिर ब्राज़ीलियन, ये देखो ब्राज़ील हो गया, तो आपको ब्राज़ीलियन प्लेटियो हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपका गुयाना हाईलैंड्स हो गया। हाँ, तो ऐसे करके ये आपका कवर है, और आपका ओके, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है। तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो टिपिकल आपको एक आइडिया मिल गया होगा ना, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ये वाला एरिया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऑलरेडी हम लाइक लास्ट डे येस्टरडे ओनली वी डिड दिस, सो विल स्किप दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इंडिया से रिलेटेड है, कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट बन गया है रेमिटांसेस। हमें रेमिटांसेस क्या होता है, रेमिटांसेस वो मनी होती है ना, सपोज जितने इंडियंस होते हैं वो बाहर जा कर के काम करते हैं, सपोज अमेरिका में, बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडियंस जाकर के काम करते हैं, तो वहाँ काम करते हैं, तो दे विल बी अर्निंग मनी, एंड उस मनी को वो क्या करते हैं, फ्रॉम दी फॉरेन लैंड, क्योंकि वो फॉरेन लैंड में है, उस मनी को वो भेजते हैं इंडिया में। ओके, तो जो मनी आ रहा है ना, इस मनी को सपोज वो डॉलर, रुपीज़, ये जो मनी है ना वो किसी भी करेंसी में हो, इसको रेमिटांसेस बोलते हैं। ओके, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस किस कंट्री को आता है ना, सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारा इंडिया हो गया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस कहीं आता है तो वो हमारा इंडिया है, हाईएस्ट रेमिटांसेस। ये वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है उसमें बताया गया है, इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है 2021 में। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा आपका रेमिटांसेस चाइना रिसीव करता है, फिर मेक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। ओके, सबसे ज़्यादा भेजने वाला कंट्री का है, मतलब सबसे ज़्यादा सोर्स कंट्री कौन सा है, जो, क्योंकि देखो इट्स लाइक अगर कोई इंसान आपका कुछ दे रहा है, कोई इंसान आपका कुछ ले रहा है, तो कोई आपका कुछ देने वाला भी तो होगा ना, दो हैंड्स होगा ना यहाँ पे,
तो लेने वाला तो सबसे ज़्यादा इंडिया हो गया, इंडिया के बाद चाइना हो गया, चाइना के बाद मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के बाद फिलीपींस हो गया, लेकिन देने वाली कंट्री कौन है? वो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बिगेस्ट सोर्स है, जो 20% ऑफ द रेमिटेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है ना, वो आपकी यूएसए भेजती है। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। उन्होंने कुछ पेनाल्टीज़ लगाया है कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनके ऊपर, हाँ, क्योंकि वो लोग कार्टेलाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। तो कार्टेलाइजेशन क्या होता है, कार्टेल क्या होता है, वो हम जानेंगे इस न्यूज़ में, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, ये चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो समझ लो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब दोस्तों, ये बॉडी एक एक्ट से बनाई गई है, और उस एक्ट का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ओके, ये इस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2003 में, और ये फंक्शनल हो गई 2009 से, ठीक है। तो कैसी बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसकी एक्ट क्या है? कंपटीशन एक्ट। कंपोजिशन इसका एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने बताया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाई थी। हाँ, फॉर्मेशन आपका ये एक्ट हो गया। कंपटीशन एक्ट 2007 वाज इनैक्टेड, 2002 को अमेंड कर दिया गया था, दैट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीआई एंड कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो क्या सीसीआई का कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या बिल्कुल है उसका, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को। ये एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है ना, ये क्वेरीज को देखती है कि क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज है, उस चीज़ को इसको किस चीज़ से रिप्लेट कर दिया है? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये आपको CCI के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। अब कार्टेल क्या होता है? कार्टेल क्या होता है ना, देखो, एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो ग्रुप प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, ठीक है, प्रोड्यूस करने वाले, सेल करने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन लोगों का होता है, जो खुद के आपस में ही ना क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। किस बात की एग्रीमेंट कर लेते हैं? कि हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेंगे। देखो, अगर मार्केट में किसी चीज़ की क्वांटिटी कम है तो डिमांड उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ेगा तो उसका जो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। होता है ना कि डिमांड ही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस से। तो ये लोग जानबूझ करके उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि कब हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन को इंक्रीज करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब उसको कम करना है। तो ये तो क्या होगा, ये तो गलत चीज़ है ना। तो ये चीज़ ये कार्टेल्स फॉलो करते हैं। तो कंपटीशन कमीशन जो है और कंपटीशन एक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस लेती है कार्टेल्स के अगेंस्ट, और ये कार्टेलाइजेशन मना है वहाँ पे। और ये जो कंपनीज़ है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो एग्रीकल्चरल वेस्ट और रिसाइकल्ड वेस्ट पेपर यूज़ करती थी, ठीक है, ये कार्टेलाइजेशन को फॉलो कर रही थी, मतलब इन्होंने ग्रुप बना करके ऐसी हरकतें की हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर पेनाल्टी लगाया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो शेल गैस से रिलेटेड है। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे ना, ओके, क्रूड ऑयल, शेल ऑयल, तो कन्फ्यूजन होता होगा कि क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों में। देखो, क्रूड ऑयल जो है ना वो बहुत कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशनल की अगर मैं हिंदी में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि जो बहुत आपने अपने डेली प्रैक्टिसेस में ले आया है, नॉर्मल, नॉट इन टर्म्स ऑफ ये ऑयल प्रोडक्शन, कन्वेंशनल का मीनिंग मैं बता रही हूँ, जो कि कन्वेंशन में हो गया है, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस। जैसे कि देखिए, ऑयल, ये डीजल एंड पेट्रोल क्या है, कन्वेंशनल है ना, तो ये कन्वेंशनल है। कुछ एक ऐसी चीज़ जो आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, वो अनकन्वेंशनल बोलते हैं उस चीज़ को। जो अभी हम यूज़ में नहीं लाए हैं, उनको डेली प्रैक्टिस में, उसको अनकन्वेंशनल बोलते हैं। वैसे जो शेल गैस है ना, ये अनकन्वेंशनल है, क्योंकि अभी हम इसको ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बनती है? ऑयल शेल रॉक फ्रैगमेंट्स बाय पायरोलिसिस। अब ये पायरोलिसिस क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये वर्ड के ऊपर जाकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पायरोलिसिस मतलब होता है, देखिए, कोई भी डिकम्पोजिशन जो बहुत हाई टेम्परेचर में हुआ ना, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत हाई टेम्परेचर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है ना, इसको बनाया गया है दो वर्ड, जैसे कि पायरो एंड लिसिस। पायरो मतलब फायर एंड लिसिस मतलब सेपरेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका पायरोलिसिस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जब
कोई भी आपका डिकम्पोजिशन होता है, तो ये वैसे टाइप की गैस होती है। ये दीज प्रोसेस कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर विद इन द रॉक इनटू सिंथेटिक ऑयल एंड गैस, ठीक है। और ये इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, उसको आप उसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए हम क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं। और ये कन्वेंशनल क्रूड ऑयल से अलग कैसे? मेजर डिफरेंस इसमें क्या है ना कि जो आपकी कन्वेंशनल क्रूड ऑयल है ना, जैसे कि ये डेप्थ है, तो कन्वेंशनल क्रूड ऑयल में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर शेल निकालना है ना तो आपको और अंदर जाना होगा। शेल जैसे आपका यहाँ पे निकलेगा, तो इसको जो है टाइट ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉलर बैचेस में अलग अलग जगह पे और बहुत डीपर डिपॉजिट्स होता है इसका। ओके, तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको फ्रैक्चर्स बनाना होता है, ठीक है, ताकि यहाँ से हाइड्रोकार्बन रिलीज़ हो, हाँ, और उसके बाद फिर आपका ये ऑयल यहाँ से निकाला जा सके, तो उसको हाइड्रोलिक फ्रैकिंग भी बोलते हैं। तो शेल और कन्वेंशनल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अभी वर्ल्ड में शेल का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो रशिया और यूएसए जो है ना, वो लार्जेस्ट शेल ऑयल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ओके, रशिया बहुत की रोल प्ले करता है, ठीक है। और पहले क्या था ना कि रशिया बहुत इंपोर्ट करता था क्रूड, अभी क्या है ना कि बिकॉज ऑफ दिस शेल रशिया एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है इस चीज़ के लिए। नॉट रशिया, आई एम सॉरी, यूएस। ओके, तो ये हो गया। अभी इंडिया में हमारा क्या कहीं सेल मिलता है? हाँ मिलता है। देखो कुछ पार्ट्स में इंडिया में भी हमारा मिलता है, जैसे गुजरात में बोला गया है कैम्बे बेसिन के बारे में, फिर आपका अराकन बेसिन जो यहाँ पे है, ये आसाम वाला पार्ट में, गंगा बेसिन, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन वॉज काफ़ी इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दिस शेल, और ये दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल का है, और थोड़ा सा आपका तमिलनाडु वाले कावेरी बेसिन भी मिलता है। लेकिन कोई भी कहीं भी ऐसा अभी इंडिया में लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन शेल का नहीं होता है, ठीक है। अभी एक बात आपको याद मतलब जान लो ये बात कि जो ओएनजीसी है ना, उसका जो ये कैम्बे बेसिन है ना, गुजरात वाला जो मैंने ये बताया, कैम्बे बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो यहाँ पे ये इस दोनों जगह पे उनको काफ़ी मात्रा में मिली है, और यहाँ पे स्टडीज़ भी चल रही है कि कैसे इस चीज़ को अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। और देखिए इंडियन शेल जो है ना, इंडियन शेल्स जो है और क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन वंस, ये भी एक चीज़ हमें पता चली है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा लो है इंडिया में, मीन्स में भी हमें पता चला है कि लो है, बट स्टडीज़ चल रही है कृष्णा गोदावरी एंड कैम्बे बेसिन में कि कैसे हम इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका रेजांगला के बैटल से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बैटल हुई थी 1962 के टाइम में, है ना, 1961-62, ये जो चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो रहा था वहाँ पे। तो रेजांगला आपकी लद्दाख की एक लोकेशन है, ये माउंटेन पास है, लाइन ऑफ जिसको आप एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे ये लोकेटेड है चुलसुल विलेज के पास, और एक स्पांगुर लेक है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हीरोइक बैटल हुई थी, मैंने आपको बताया 1962 में। ये बैटल में ना 13 कुमाऊं रेजिमेंट जो है, दे डिफीटेड सेवरल वेव्स ऑफ चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन 1962। देखिए ये लोग ना बहुत, कुमाऊं रेजिमेंट के जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे ये काफ़ी आउट नंबर थे, कम थे, ठीक है। लेकिन फिर भी जब तक वहाँ पे लास्ट मैन खड़ा था ना, कितना वहाँ पे ठंड होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर होती है, उनके पास बहुत लिमिटेड आर्म्स एंड एम्यूनेशन था, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज दे केप्ट फाइटिंग, ठीक है। तो ये इसलिए बैटल ऑफ रेजांगला, तो आपको रेजांगला का लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ है, लेह में है, और ये चुलसुल विलेज के पास में ही है। सिग्निफिकेंस इस रेजांगला जो आपका पास है ना, ला मतलब पास होता है, ओके, ला मतलब पास होता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है ना, ये बहुत मतलब क्रूशली इम्पॉर्टेंट डिफेंस पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इन्वेडर अगर यहाँ पे घुस गया ना, दैट मीन्स उनको लद्दाख के लिए फ्री एंट्री मिल जाएगी, कि वो देर वुड हैव हैड अ फ्री रन टू ले, बहुत ईजिली उसके बाद वो ले में एंटर कर सकती है। तो रेजांगला, आई होप सो क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा रेजांगला इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो वो गलत हो जाएगा, इट इज़ इन लद्दाख। ओके, नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है वो पेसा से रिलेटेड है। ये अगेन आपकी स्टैटिक पोर्शन है जो आप लक्ष्मीकांत के बुक में पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक दिन का कॉन्फ्रेंस किया गया है न्यू दिल्ली में आपका इसी पे, प्रोविजंस ऑफ द पंचायती एक्सटेंशन एक्ट पेसा, हाँ, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो पेसा होता क्या है, ये जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है जल, जंगल एंड ज़मीन। ये जो ट्राइबल्स का होता है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। देखो क्या हुआ था ना
कि हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th से म्यूनसिपैलिटीज़, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना फिर भी गवर्नमेंट ने अपने अंदर में रखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो पैसा है ना, इससे क्या क्या सॉरी ओके ये जो पैसा है ना, इससे क्या किया, इस पैसा से आपका इनैक्ट किया गया, इनेबल किया गया ग्राम सभा को कि वो अपने आप को सेल्फ गवर्न करे और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके। और वो बहुत माइनर चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को पावर्स दे दिया ग्राम सभा को। क्या पावर दिया कि राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, कभी भी कोई भी लैंड एक्वायर करेगा तो ग्राम सभा से कंसल्ट करेगा, ठीक है। वो अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वो क्या है, ओनर हैं, वो लोकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ लैंड एलियनेशन, विलेज मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग, ठीक है, एंड एनी राइट्स इन्वॉल्विंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर अगर करना है, प्रोडक्शन डिस्टिलेशन कंट्रोल, तो ये सारे जो इनको पावर्स है ना ग्राम सभा को जो दिया गया है, वो पैसा एक्ट के द्वारा ही दिया गया है। तो ये आपका पैसा के बारे में था। तो चलो हम सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके। तो देखो, वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है माइग्रेशन डेवलपमेंट, इससे वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, यूएसए बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। क्या यूएसए रेसिपिएंट है या सोर्स है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कल मैंने कवर किया था, बट क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इन्फोर्स करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। शेल रिजर्व्स इन इंडिया इज कन्फाइंड टू नॉर्थ ईस्ट ओनली। रेजांग ला क्या एक पास अरुणाचल प्रदेश में। और पेसा इज अ लॉ इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कवर द शेड्यूल एरियाज विच आर कवर्ड इन 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो अपना। तो चलो अब हम अपना आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या क्या है, ओके। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंसेस का रिसीवर है। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। और ये क्या बस आपका नॉर्थ ईस्ट में है? बिल्कुल नहीं। देखो मैंने आपको मैप में दिखाया और मैंने कैम्बे बेसिन एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में भी आपको बताया था। तो दिस इज़ रॉन्ग। और रेजांगला मैंने आपको क्या बताया था? रेजांगला मैंने आपको बताया था कि ये आपका लद्दाख में है। और आपका पेसा इज अ लॉ इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कवर द शेड्यूल्ड एरियाज विच आर कवर्ड इन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक से अब क्वेश्चन को पढ़ो। टू कवर द शेड्यूल्ड एरियाज, नॉट कवर्ड, ओके। सो ये भी आपका रॉन्ग है। चलो फिर आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। सेशन के पीडीएफ के लिए आप को हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए जो 7 लर्नर्स के नाम से, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल का, एंड प्लीज़ शेयर करो बिकॉज इतना मेहनत से हम लोग रोज़ का वीडियो बनाते हैं, तो इसकी रीच भी बढ़नी चाहिए ना, ताकि हमारे पास भी वो इंस्पिरेशन हो कि हम रोज़ वीडियोस को रिकॉर्ड करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों।